आज के इस व्लॉग के अंदर 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले और सबसे अहम बड़ी खबर जो है वो है जो कि आजकल ज़बान ज़द-ए-आम भी है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर मुलाकात के हवाले से जो पाबंदी लगा दी गई है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुकदमात की समाअत हुई है। इसके अलावा अडयाला जेल के बाहर भी एक बैनर आवेज़ा कर दिया गया है। वो बैनर क्या है, इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। दूसरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्की अखराजात, हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। उस कमेटी का स्कोप क्या है, वो कमेटी क्या करेगी और उसके फ़ायदे क्या हैं, और उस कमेटी के लिए हम कुछ तजावीज़ भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से अपने ओहदे की आइनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड हो चुके। अब उनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अहम अदालती अमूर के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने वीलॉग का मैं बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोग फ़ौरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दें, ताकि मेरी जानिब से जितने भी वीलॉग्स अपलोड किए जाएँ वो फ़ौरी तौर पर आप तक पहुँच सकें। अब नाजरीन, बाकायदा वीलॉग का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, कल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जानिब से एक शोर मचाया जा रहा है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रहनुमाओं ने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए और कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के तमाम एमएनएज़ और एमपीओज़ को अडयाला जेल के बाहर पहुँचना चाहिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से 2 मुकदमात पर समाअत हुई। एक मुकदमा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस समाअत के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और डीसी इस्लामाबाद की जानिब से अपीलें दायर की गई थीं जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ के एक हुक्म के ख़िलाफ़। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ने जेल मैनुअल को एक हुक्म दिया था, जेल हुकाम को एक हुक्म दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, वहाँ पर लोगों की स्क्रीनिंग ना की जाए जो मुलाकात के लिए जाते हैं, पेंसिल, कलम, कागज़ भी साथ लेकर जाने की इजाज़त दी जाए। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से डीसी इस्लामाबाद में, जबकि जेल इंतज़ामिया की जानिब से जेल सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। तो आज 2 रुकनी बेंच ने जब इसकी समाअत की, तो सबसे पहले सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले के अंदर बहुत सारी ख़ामियाँ हैं। और फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी दलाइल में कहा कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये फ़ैसला देने का इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि अडयाला जेल पंजाब के अंदर मौजूद है। तो फिर वहाँ जो इस किस्म की जो डायरेक्शंस हैं जेल से मुतल्लिक, मुलाकातों से मुतल्लिक, उस हवाले से डायरेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ रावलपिंडी की हाई कोर्ट ही दे सकती है, और दरख्वास्त गुज़ारान को रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच में जाना चाहिए था। जिसको अदालत ने भी इन दलाइल को पसंद नहीं किया, इसको कोई सराहा नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि मुलाकात करवाने में क्या मसला है। अभी तो जो है पिटिशन्स जो हैं वो अलाउ की गई हैं। इन पिटिशन से, मुलाकातों से जो मसला है वो हमें समझ नहीं आ रहा। फिर मज़ीद कहा गया कि इश्यूज़ होंगे तो मुलाकातों के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं से इश्यूज़ होंगे, इसलिए तो वह बार-बार अदालतों में आ रहे हैं। अगर स्कैन का अदालत ने हुक्म दिया है कि आने वाले मुलाकातियों को स्कैन ना किया जाए, तो इसका मतलब है स्कैन ना किया जाए, अदालत का जो कोर्ट ऑर्डर है इस पर अमल किया जाए। स्टेशनरी की अगर अदालत ने इजाज़त दी है, तो फिर स्टेशनरी की भी इजाज़त होनी चाहिए कि जनाब, अगर किसी ने स्टेशनरी लेकर जानी है, कागज़ कलम पेंसिल साथ लेकर जाना है, तो इजाज़त होनी चाहिए। अब इसके अंदर मसला क्या है? अगर आपकी बात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी बात मान लेंगे, तो इसका तो मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फिर दायरा इख्तियार ही ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ ने किसी भी मुलजिम को सज़ा सुनाई और उसके बाद उसका दायरा इख्तियार ख़त्म हो गया। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा, क्योंकि जिन मुकदमात के अंदर मुलजिमान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा होगी, जैसे बानी पीटीआई हैं, इमरान खान हैं, उनको इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जानिब से सज़ा सुनाई गई है, तो उन मुलजिमान के, उन कैदियों के हवाले से
इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म जारी कर सकती है। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल अथॉरिटीज़ का फ़ैसला रावलपिंडी हाई कोर्ट करेगी, यानी लाहौर हाई कोर्ट करेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ये बात मान लें तो फिर फ़ैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार ख़त्म हो गया। 180 मुकदमात हैं, ये जज साहब कह रहे हैं कि 180 मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं। एक मुकदमे में भी अगर रोज़ एक मुलाकाती आएगा तो 180 रोज़ के बाद पहले मुकदमे की बारी आएगी। फिर जिसके बाद अदालत ने अपना जो फ़ैसला है ये कहते हुए समाअत ख़त्म कर दी कि इस केस के अंदर मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। अब इसी हवाले से दूसरा केस की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से मुलाकातों के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ने की। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ वही जज हैं जिनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अभी ये पहली अपील जो मैंने आपको बताई है उस पर समाअत की गई थी। तो आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ने जब समाअत की तो शेर अफ़ज़ल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक टिकटॉक स्टार रहनुमा हैं उनके वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेट के इलेक्शंस कल हो रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान के साथ बहुत सारी मुशावरत करनी थी। इन मुशावरत के हवाले से कल से पाकिस्तान तहरीक इमरान खान से के साथ मुलाकात के लिए इजाज़त नहीं दी गई, मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई। इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी पंजाब की हुकूमत की जानिब से लगाई गई है। जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किया गया नोटिफिकेशन था वो भी उन्होंने अदालत के अंदर पढ़कर सुनाया और कहा कि ऐसा फ़ैसले का इख्तियार पंजाब हुकूमत को नहीं बल्कि ये मुलाकात जेल मैनुअल्स के मुताबिक होनी चाहिए थी। फ़ैसले का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ जेल सुपरिटेंडेंट को है और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म जारी कर सकती है। जिस पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ने कहा कि हम इस मामले को कल के लिए रख लेते हैं और नोटिस जारी कर देते हैं। तो वकील शेर अफ़ज़ल मरवत ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें इस तक मामले के लिए मुलाकात के लिए फ़ौरी तौर पर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। जिस पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ने कहा समझ नहीं आ रही, कल एक दिन की बात है तो कल हम दूसरी जानिब के वकला को बुलाकर आपका मौक़िफ़ सुन लेंगे। जिस पर वकील शेर अफ़ज़ल मरवत ने उन्हें भी जवाब दिया जिस तरह वो अपने जवाब देने के हवाले से मशहूर हैं। उन्होंने कहा मुझे तो पूरे पाकिस्तान की समझ नहीं आ रही कि पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। फिर नाज़रीन आज मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड के हवाले से केस की समाअत थी। तो यहाँ पर जज नासिर जावेद राना ने इस मुकदमे की समाअत की। एहतसाब अदालत के जज साहब ने 6 वकील, 6 सहाफ़ी, अलीमा ख़ान और इसके अलावा बुशरा बीबी तो चलो कैद हैं, उन्हें तो लाया गया था, मुल्ज़मान हैं, लेकिन अलीमा ख़ान को इस मुकदमे के ट्रायल के लिए जो थी वो अंदर जाने की इजाज़त दी गई। यानी कि ये कहना कि इमरान खान के साथ बिल्कुल मुलाकात की इजाज़त नहीं है, ये मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। 6 वकील गए, 6 सहाफ़ी इस मुकदमे के अंदर जो है वो अडयाला जेल तक गए और इस मुकदमे के हवाले से इसकी जो समाअत है उसका अहवाल अभी हम शेयर नहीं कर रहे क्योंकि इसमें जो है फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये बताना लाज़मी था कि किन-किन लोगों ने आज इमरान खान से मुलाकात की। वहाँ एक सरसरी सी मुलाकात होती है और इमरान खान का एक बयान भी इस मुलाकात के बाद जो है वो बाहर आके मीडिया ने चलाया कि इमरान खान ने कहा है कि जनाब सब कुछ गलत हो रहा है, मुझ पर पाबंदी लगा दी मुलाकातों के हवाले से। तो बहरहाल अब नाज़रीन इसके बाद आते हैं आज की दूसरी बड़ी ख़बर वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिटायरमेंट के बाद बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। बड़ी तब्दीलियाँ क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर तरीन जज बन गए हैं। अब सीनियर तरीन से सेकंड सीनियर यानी तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में आ गए हैं, वरना जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब जो थे उन्होंने सीनियर बनना था, मंसूर अली शाह ने तीसरे नंबर पर आना था। लेकिन जस्टिस एजाज़ुल एहसन के इस्तीफ़े के बायस अब जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जो इंतज़ामिया कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत मुकदमात के मुकर्रर होने के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़ैसले करती है, उसके मेंबर बन गए हैं। फिर इसके अलावा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर बन गए हैं, यानी जजेस को हटाने के हवाले से जो फ़ोरम कार्रवाई करता है। फिर ये भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल कमीशन के जो जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से फ़ैसले किए जाते हैं, उसके मेंबर बन गए हैं। फिर नाज़रीन एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है उस पर भी बात करते हैं। खबरें आ रही हैं कि अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये तक की कमी होने के लिए 3 रुपये तक कमी करने जा रही है। मतवक्के है कि हुकूमत जब इस 15 तारीख को फ़ैसला करेगी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी।
अब नाज़रीन आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 11 मार्च को मुल्क के हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए एक कमेटी बना दी गई। 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के होंगे, इसके अलावा काबीना, फ़ाइनेंस, आईएनपी और जो है वो इसके जो दीगर मेंबरान सेक्रेटरीज़ होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। और इसमें ये पीएसडीपी, पेंशन समेत मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, अखराजात हैं, उन हवाले से यह कमेटी सिफारिशात करेगी। तो मेरा कहना ये है कि इस पर एक तो सियासी लोगों के पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि सरकारी अफसरान हमारे मुल्क में इल्ज़ाम ही सरकारी अफसरान और सरकार पर है कि अपने अखराजात बहुत ज़्यादा करती है। अगर सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी होगी तो वो कैसे अपने अखराजात कम करने के लिए कोई भी तजावीज़ देगी। सबसे पहले मैं कुछ तजावीज़ भी आपके साथ रखता हूँ, ये तमाम तजावीज़ सरकारी अफसरान से मुतल्लिक हैं। मसलन हम नाज़रीन अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शोर मचता है कि जनाब फ़लाँ अफ़सर के पास बी8 गाड़ी है, फ़लाँ अफ़सर के पास वीगो डाला है, करोड़ों रुपए की ये गाड़ियाँ हैं, 7-7 8-8 करोड़ रुपए की सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी फ़लाँ। तो भई ये गाड़ियाँ, ये वीगो डाले इन अफ़सरान को किस लिए ज़रूरत होते हैं? क्या 800 सीसी, 1000 सीसी गाड़ियाँ जो हैं सरकारी अफ़सर या बहुत अगर कोई बहुत बड़ा अफ़सर है, तो वो करोला गाड़ी, जीएलआई गाड़ी जो कि 1300 सीसी, 1500 सीसी गाड़ियाँ हैं, उनसे भी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। तो फिर ये वीगो डाले और ये 8-8 करोड़, 7-7 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ रखने की क्या ज़रूरत है? मिनिस्टर्स के पास भी ये गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ना कि सिर्फ़ सरकारी अफ़सरान से। सिर्फ़ इस एक चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि भई कोई हुकूमत जो है, ब सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वह वी8 गाड़ी, वीगो डाला ये चीज़ें नहीं लेगी। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत सिक्योरिटी का मसला है तो सिक्योरिटी इदारों के पास हो सकती हैं ये गाड़ियाँ, लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जिसमें सरकारी अफ़सरान हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उनके पास ये गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैंने तो कुछ जैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, मैंने देखा कि वो बीएमडब्ल्यू पर जाते हैं और फिर इस तरह मुख्तलिफ अफ़सरान हैं जिनका वो बड़ी-बड़ी करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ दी गई हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ़ इन गाड़ियों की खरीद रोक ली जाए, तो सालाना अरबों की बचत हो सकती है। फिर नाज़रीन दूसरी बात ये है कि हर सरकारी अफ़सर को दफ़्तर में काम करने के लिए तो चले मुलाज़िम मिल गया, स्टाफ़ मिल गया, टेलीफ़ोन अटेंडेंट मिल गया, फ़ाइल ले जाने के लिए ला क्लर्क्स वग़ैरह मिल गए, क्लर्क्स वग़ैरह मिल गए। तो लेकिन जो अफ़सरान घरों में उनको एक मुलाज़मिन की पूरी फ़ौज दी जाती है, गेट कीपर दिया जाता है, घर में काम करने के लिए दिए जाती हैं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। भई आपको जब 5 लाख तनख़्वाह दी जाती है और उसके बावजूद आपके सरकारी अफ़सरान के घरवाले अगर काम नहीं कर सकते, तो वो अपने ज़ाती अखराजात के ऊपर जितने मर्ज़ी मुलाज़िम रखें। जब हुकूमत उन्हें तनख़्वाहें देती है तो फिर ये घर के मुलाज़मिन नहीं होने चाहिए। फिर नाज़रीन तीसरा तजवीज़ ये है कि घर के यूटिलिटी बिल्स, बिजली के बिल्स हों, गैस के बिल हों, टेलीफ़ोन के बिल हों, इनके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। इसकी मद में बहुत बेतहाशा हुकूमत का जो रेवेन्यू है वो ज़ाया किया जाता है और सरकारी वसाइल भी ज़ाया किए जाते हैं। मसलन बहुत सारे सरकारी अफ़सरान को एक घर के अंदर, सरकारी घर के अंदर 6-6, 7-7 एसी लगा कर दिए जाते हैं। फिर इसी तरह सर्दियों में हीटर्स लगा कर दिए जाते हैं। हज़ारों लाखों रुपए के वो बिल आते हैं, वो बिल नहीं होने चाहिए। वापडा के मुलाज़मिन के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं कि उन्हें कई 100 यूनिट्स जो हैं वो मुफ़्त मिलते हैं, जबकि एक आम शहरी 200 यूनिट भी इस्तेमाल कर ले तो 10-15 हज़ार रुपए का बिल आ जाता है। फिर नाज़रीन इसके अलावा पेट्रोल सरकारी अफ़सरान को दिया जाता है, तो पेट्रोल के हवाले से मेरी ये तजवीज़ है कि पेट्रोल किसी भी सरकारी अफ़सर को सिर्फ़ से और सिर्फ़ घर से लेकर दफ़्तर तक का मिलना चाहिए और दफ़्तर से घर तक का। लेकिन इसके अलावा अगर सरकारी अफ़सर की अहलिया ने शॉपिंग पर जाना है और या किसी भी दूसरे शहर जाना है, किसी खुशी-गमी में जाना है, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है, तो वो पेट्रोल का अखराजात खुद करेंगे। यानी सरकारी अफ़सर को सिर्फ़ सरकारी अमूर के लिए ही पेट्रोल की सहूलत होनी चाहिए। फिर नाज़रीन हर सरकारी अफ़सर को प्लॉट्स दिए जाते हैं और आजकल कोई भी प्लॉट जो है वो करोड़ों से कम का नहीं है। हाँ, या तो आप रैंडमली किसी को भी दे दें कि जनाब ये एक स्कीम है, इसमें सरकारी अफ़सर भी अप्लाई करें, आम आवाम भी अप्लाई करें, जिसका प्लॉट निकले वो एन्जॉय करे, जिसका प्लॉट नहीं निकले वो जद्दोजहद करें। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी अफ़सरान को करोड़ों रुपए के प्लॉट्स चंद लाख रुपए के एवज़ दिए जाते हैं और इस तरह से ये मैंने कुछ 6 के करीब तजावीज़ थी जो मैंने कुछ मुख्तसर से वक़्त में सोची हैं। अगर हुकूमत सिर्फ़ इन तजावीज़ के ऊपर काम करे और इन तजावीज़ को साथ लेकर चले तो अरबों रुपए की बचत की जा सकती है और किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सरकारी ख़ज़ाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ कम किया जा सकता है। तो नाज़रीन ये था आज का वीलॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसके साथ-साथ अगर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।